साहब, आप लोग उस झील के पास मत जाना। उसके आसपास के जंगल वाले हिस्सों को कोई शक्ति या देवी संरक्षित रखती है। अगर कोई वहां जाता है, एक बहुत दर्दनाक मौत देती है वो। संचित, जल्दी चल, उसको बचाना है। वैभव, मेरे भाई, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। ये सोच कि इस जगह पे आदमी भी आने से डरते हैं, वहां शाम को एक अनजान लड़की अकेले क्या कर रही है, ये सोच। अब चल। तू पागल है क्या संचित? उस जानवर ने इस लड़की को मार दिया तो? मेरी तरफ जरा देखो वैभव, तुम क्या मुझे बिना मिले ही चले जाओगे? वैभव, बिल्कुल रुकना मत, भाग और तेज भाग। डर, भय, खौफ, आतंक, ये सारे शब्द बस एक ही एहसास को दर्शाते हैं। वो एहसास जो कई बार हमें रात को सोने नहीं देता। वो एहसास जिसे आप हमारे ओरिजिनल स्टोरीज के हर एपिसोड में महसूस करें। संचित और वैभव एक ट्रैकिंग ग्रुप के मेंबर थे। दोनों पक्के दोस्त थे और पिछले 8 सालों में उन दोनों ने साथ मिलकर बहुत से ट्रैक्स, ट्रेल्स और बाकी एडवेंचरस एक्टिविटीज की थी। और इस बार वो दोनों 3 दिन की छुट्टी पर उत्तराखंड के गोमुख फॉरेस्ट एरिया में एक शॉर्ट ट्रैकिंग ट्रिप पे आए थे। संचित का परिवार टिम्बर के बिजनेस में था। उसके मामा उत्तराखंड के गोमुख फॉरेस्ट के इस हिस्से में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। वो दोनों अगले 3 दिन उन्हीं के कॉटेज में रहने वाले थे। इस इलाके की सुंदरता के बारे में उन दोनों ने अपने मामा से जितनी तारीफ सुनी थी, उतनी ही डरावनी घटनाएं भी। लोकल आदिवासियों का कहना था कि वहां लेक के पास कुछ था जो जानवरों का ही नहीं, इंसानों का भी शिकार करता था। पिछले 3 महीने में संचित के मामा के 3 कर्मचारी उस लेक के पास से गायब हुए थे। जब उनकी लाश बरामद हुई थी, तब उनका आधा चेहरा यानी दोनों आंखें, नाक और गाल का कुछ हिस्सा गायब था, मानो किसी जानवर ने उसे निकाल कर खा लिया हो। चेहरे पर एक गड्ढे सा बन गया था, खाली दांत दिख रहे थे। पूरे शरीर में और कोई घाव नहीं था। बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई थी उनकी। तब से वहां टिम्बर कंपनी का काम बंद पड़ा हुआ था और ये घटनाएं पहली बार नहीं घट रही थी। पिछले 70-80 सालों में ऐसी घटनाएं कई बार घट चुकी थी और तभी से उस लेक और उसके आसपास के जंगलों में कोई नहीं जाता था। अगर कोई वहां जाता था तो उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती। जब वैभव ने संचित के मामा से गोमुख फॉरेस्ट के बारे में ये सब सुना, उसके अंदर का एडवेंचर का कीड़ा जाग गया। वो वहां जाकर देखना चाहता था कि उस लेक के पास क्या है। पर संचित ये सब सुन के बहुत डर गया था। वैभव के बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो ये ट्रैक करने और जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए राजी हुआ। पर उसने वैभव को साफ साफ कह दिया था कि उसे उस लेक के पास किसी भी हाल में नहीं जाना था। वैभव ने तभी हाँ तो कह दिया, पर उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। मामा को बहुत मनाने के बाद कॉटेज में रहने की परमिशन उन्हें मिल गई, पर उन दोनों को ये प्रॉमिस करना पड़ा कि वो गलती से भी उस लेक या उसके आसपास के जंगलों में नहीं जाएंगे। शुक्रवार दोपहर को वो दोनों गोमुख फॉरेस्ट के कॉटेज पे पहुंचे। इस कॉटेज से लगकर ही पहाड़ शुरू होता था। चारों तरफ की सुंदरता अतुलनीय थी। अब संचित को कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो दोनों तो अब अपनी ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड फील कर रहे थे। कॉटेज की देखरेख करने के लिए थारू ट्राइब का एक लोकल आदमी रामचरण
कॉटेज में पहले से ही था। दोपहर का खाना खाते वक्त वैभव और संचित ने रामचरण से लेक के पास घट रही इन घटनाओं के बारे में पूछा। साहब, आप लोग उस झील के पास मत जाना, वैसे भी वहां जाना मना है। क्यों क्यों मना है रामचरण जी? साहब, सबका कहना है कि उस झील और उसके आसपास के जंगल वाले हिस्सों को कोई शक्ति या देवी संरक्षित रखती है। अगर कोई वहां जाता है तो वो उसे मार देती है। एक बहुत दर्दनाक मौत देती है वो। उसे यहाँ यक्षिणी कहते हैं। हमारे गांव में तो कहते हैं एक बार किसी ने यक्षिणी को देख लिया तो वो उसकी आंखें निकाल लेती है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। वहां बहुत से लोगों की मौत हुई है साहब, और कुछ लोग तो कभी मिले ही नहीं। अगर वो देवी है तो फिर वो मारेगी क्यों? बचाएगी ना हमें रामचरण जी। नहीं साहब, वो काली शक्तियों वाली देवी है, कहा ना मैंने। उसे यक्षिणी कहते हैं। उसे तंत्र विद्या से जागरूक किया गया है उस जगह की रक्षा करने के लिए। हमारे गांव के बुजुर्ग यही कहते हैं। वो लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे इंसान का शिकार करना बहुत पसंद है, और एक बार अगर कोई इंसान उसे देख ले फिर तो वो उसकी आंखें निकालकर शरीर का खून पी जाती है। पिछले 3 महीनों में जो 3 कर्मचारियों की मौत हुई है, उन सब का आधा चेहरा गायब था, शरीर सफेद पड़ चुका था। ये तो कोई जानवर भी हो सकता है जो नरभक्षी बन गया होगा शायद। जानवर होता तो दूसरे अंगों का भी मांस खा लेता ना साहब। और पैर के निशान भी तो होते हैं ना, पर लाश के पास तो हमेशा 2 जोड़े इंसानों के पैर के निशान ही मिले हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं होगा, पर इतनी सारी दर्दनाक मौतें देखने के बाद अब मैं आप दोनों से बस यही कहूंगा, अगले 3 दिन घूमिए और अच्छे से दिन काटिए। बस पहाड़ के दूसरी तरफ वाले जंगल और झील के पास गलती से भी मत जाना आप दोनों। ये कहकर रामचरण रूम से बाहर चला गया। वो दोनों चुप थे। संचित के मन में ये सब सुनकर डर वापस घर कर चुका था, पर वैभव को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके दिमाग में उस झील को लेकर उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। वैभव, तू क्या सोच रहा है? यही कि आज का दिन रहने देते हैं संचित, और कल चले क्या? कहाँ? उसी झील के पास। तू पागल तो नहीं हो गया है? तूने सुना ना सब लोगों ने क्या कहा? 3 मौतें हो चुकी हैं वहां 3 महीनों में। तुझे मरने का शौक चढ़ा है क्या? संचित, तू कब से ऐसे बातों पर यकीन करने लगा है यार? सुन वैभव, पहले मामा अब रामचरण, सब एक ही बात कह रहे हैं। कुछ तो है यार, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे मैं तो बस इतना ही कह रहा था, कल दोपहर को लंच के बाद एक बार इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं। अपना एक ट्रैक भी हो जाएगा और उस झील को दूर से ही देख लेंगे। अब प्लीज ये मत कहना कि झील को दूर से देखने पर भी कुछ होता है। संचित ने और कुछ नहीं कहा। इतने सालों में उसे ये पता था कि वैभव से तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन दोपहर को खाना खाने के बाद वो दोनों अपने ट्रैकिंग बैग के साथ पहाड़ के लिए ट्रैक पर निकले। पहाड़ उनके कॉटेज से लगकर ही था। 2.5 घंटे बाद वो पहाड़ के टॉप पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहाड़ के दूसरी तरफ मानो स्वर्ग था। जंगलों से ढके पहाड़ों के बीच एक समतल जमीन थी, और उस समतल जमीन पर आसमान जैसा नीला एक झील था। हवा में एक अलग सी मीठी खुशबू थी। यार, ये जगह कितनी सुंदर है, संचित ने कहा। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, डरने वाली कोई बात ही नहीं होगी। बहुत से आदिवासी समूह अपने आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं, ताकि सब लोग वहां जाकर उस जगह को बर्बाद ना कर दें। इन लोगों ने भी वैसा ही किया है।
वैसे मैं तो नीचे एक स्विम के लिए जा रहा हूँ, तू आ रहा है क्या साथ में? ओए, एक मिनट, अपनी बात यहाँ तक आने की हुई थी वैभव। अब प्लान चेंज मत कर। 4 बज रहे हैं, यहाँ एकदम से अंधेरा हो जाएगा। यहीं बैठ चुपचाप। यार झील यहाँ से कितने पास है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। चलना संचित, मना मत कर यार। संचित के 1000 मना करने पर भी वैभव उसे खींचते हुए झील के पास ले गया। संचित को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर कुछ हुआ या किसी जानवर से सामना हो गया तो मदद करने भी कोई नहीं आएगा कल तक। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप चुका था और हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वैभव अभी भी पानी में था। संचित किनारे पर ही बैठा हुआ था कि अचानक एक डरावनी आवाज से उसके दोनों पैर कांप उठे। वो डर कर खड़ा हो गया, यहां वहां देखने लगा। वैभव, वैभव, पानी से बाहर निकल। तूने वो आवाज सुनी? वैभव ने भी वो आवाज सुनी थी। वो फटाफट पानी से बाहर निकला और तभी वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी नजदीक से। दोनों के शक्ल पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वैभव ने अपने कपड़े और बैग हाथ में उठाए और वो दोनों पहाड़ के ऊपर की तरफ भागने लगे। वो दोनों आधे रास्ते पहुंचे ही होंगे कि अचानक पीछे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज, बचाओ। वो दोनों रुक गए और पीछे मुड़ के देखने लगे। एक बहुत ही सुंदर लड़की नदी के किनारे से गिरती पड़ती उन दोनों के पास आ रही थी। उस लड़की के काले लंबे बाल खुले हुए हवा में उड़ रहे थे। उसने आदिवासी औरतों की तरह कपड़े पहने थे। उस हल्की रोशनी में भी उस लड़की का शरीर संगमरमर की तरह चमक रहा था। संचित जल्दी चल, उसको बचाना है। वैभव, चल यहाँ से। वो लड़की कौन है क्या पता। पहले अपनी जान बचा, फिर दूसरों को बचाएंगे। चल अभी। तू पागल है क्या संचित? उस जानवर ने इस लड़की को मार दिया तो? तू रुक, उसको साथ में लेकर चलते हैं। वो लड़की उनसे अब करीब 40 फुट की दूरी पर थी। वो अब न दौड़ रही थी ना चिल्ला रही थी। धीरे धीरे बड़े आराम से उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। वैभव बिना पल के झपकाए उसे एक टुक देख ही जा रहा था। वैभव, मेरे भाई, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। ये सोच कि इस जगह पे आदमी भी आने से डरते हैं, वहां शाम को एक अनजान लड़की अकेले क्या कर रही है, ये सोच। अब चल, उसको अपनी जान बचानी है तो वो खुद ही हमारे पीछे आ जाएगी यार। पर वैभव को मानो कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो लड़की अब मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके मुंह पर कुछ मिनटों पहले जो खौफ था वो अब गायब हो चुका था। संचित को समझ आ रहा था कि उन लोगों के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। उसने वैभव को कोने से पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ पहाड़ के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक बड़े ही मीठे आवाज में किसी ने कहा, वैभव, मेरी तरफ जरा देखो। वैभव, तुम क्या मुझे बिना मिले ही चले जाओगे? वैभव, मेरी तरफ देखो ना वैभव। संचित की जान मानो उसके हलक में अटक चुकी थी। उस लड़की को वैभव का नाम मालूम था, पर कैसे? वैभव उसके साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ तो रहा था, पर उसकी गर्दन पीछे उस लड़की की तरफ मुड़ी हुई थी। वैभव, बिल्कुल रुकना मत, भाग और तेज भाग। संचित की सांस अब फूल रही थी। वैभव को इस तरह खींचकर ऊपर ले जाने की वजह से उसकी भी स्पीड कम होती जा रही थी और हर बीतते सेकंड के साथ वो लड़की उनके और पास आ रही थी। संचित ने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़की अब बस उनसे 15-20 फीट की दूरी पर ही थी। उसने वैभव का हाथ छोड़ा, उसका ट्रैकिंग बैग खुद ले लिया और उसे जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने को कहा। और थोड़े आगे जाकर संचित को यह एहसास हुआ कि वैभव के पैरों की आवाज अब
नहीं आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके गले की चीख गले में ही अटक गई। वैभव अब पहाड़ के ऊपर की तरफ नहीं, झील की तरफ जा रहा था। वो लड़की वैभव के कंधों पर बैठी हुई थी। वो जैसे चल रहा था मानो वो सम्मोहित था। संचित को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अपने आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। वैभव तू वापस आ जा, वो तुझे मार देगी, जल्दी वापस आ। वैभव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उस लड़की ने मुड़कर संचित को देखा। उसकी आंखें अब चमक रही थी। फिर वो एक रूह को कपा देने वाली हंसी हंसने लगी। उसकी उस डरावनी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। संचित के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। एक भयानक चित्कार से थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली। उसने उठकर आसपास देखा, अंधेरा हो चुका था। चांद की रोशनी में जंगल और झील नजर आ रहा था। संचित वहां खड़े होकर झील के पास देखने लगा, पर अब वहां कोई नहीं था, ना वैभव ना वो लड़की। झील के पास वाले जंगल से एक अजीब से गुर्राने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर एक बार उस आवाज के पास जाने की सोची। वो धीरे धीरे उस जंगल के पास गया। थोड़े अंदर जाकर उसने वैभव को देखा। जमीन पर पड़ा हुआ था। वो लड़की उसके छाती के ऊपर बैठी हुई थी और उसका मुंह वैभव के मुंह के पास झुका हुआ था। संचित को पहले उस लड़की के लंबे बालों की वजह से वैभव का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। जब उसने दूसरे पेड़ के पीछे से उन पर टॉर्च मारकर देखा, उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। वैभव का मुंह खून से लाल था, मानो किसी ने उसे खून से नहलाया हो। वो लड़की अब सीधा बैठ गई और सामने देखने लगी। संचित, यहाँ आओ ना, अपने दोस्त से नहीं मिलोगे? आओ संचित। अचानक वो लड़की बोल पड़ी, फिर किसी जानवर की तरह उसके तरफ मुड़ी। उस लड़की का मुंह भी खून से लाल हो चुका था और वो वैभव की एक आंख को अपने दांतों से पकड़कर धीरे धीरे चबा रही थी। अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लिए वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों और पैरों के बल एक खूंखार जानवर की तरह धीरे धीरे संचित की तरफ बढ़ने लगी। ये दृश्य देखकर संचित के पैरों में अब कोई ताकत नहीं बची। वो मुड़ा और भागने लगा, पर अचानक एक डाली से उसके माथे पे जोर से टक्कर हुई और वो जोर से गिर पड़ा। आंख बंद होने से पहले उसने देखा वो लड़की अपने हाथों और पैरों के बल उसके पास आकर खड़ी थी। अपने खून से रंगे दांत और होंठों को वो चाट रही थी। फिर वो बोली, संचित, तुमने वापस आकर गलती कर दी। अब तो मुझे तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। सुनो, ध्यान से सुनो, ये उन लोगों की रोने की चीख है जो मेरा शिकार बने। उनकी दर्दनाक चीखें आज भी इस जंगल में गूंज रही है। सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? अब तुम्हारी आवाज भी यहीं कैद होकर रह जाएगी। संचित डर से जमीन पर छटपटा रहा था। फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक दिन के सर्च के बाद वैभव की लाश झील के पास वाले जंगलों में मिली। उसके मुंह का ऊपरी हिस्सा गायब था। शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं था, ठीक उन गायब हुए बाकी लोगों की तरह। और संचित, वो 2 दिन बाद झील से दूर पहाड़ों के ऊपर मिला। वो पागल हो चुका था। उसकी दोनों आंखें और जीभ
यक्षिणी ने निकाल ली थी। पता नहीं उसे यक्षिणी ने क्यों नहीं मारा। शायद संचित झील के पास खुद नहीं जाना चाहता था, इसीलिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म हुई। कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हमें इंतजार रहेगा।